जोहार झारखंड। आज 10 दिसंबर 2020 है। आज हम हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट 23 में गुप्तकालीन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विशिष्ट जानकारियाँ प्रदान करने जा रहे हैं। हम जानते हैं पिछले क्लास में हम देखे कि गुप्तकालीन जो व्यवस्था थी वह प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा की। आज हम लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं। गुप्त प्रशासन पद्धति केवल उत्तरी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में तथा मध्य प्रदेश के कुछ संलग्न क्षेत्रों में ही लागू थी, जहां गुप्त राजा अपने अधिकारियों की सहायता से प्रत्यक्ष शासन करते थे। साम्राज्य का अधिकतर भाग सामंतों या महामंडलरों के हाथ में था। साम्राज्य के सीमावर्ती सामंतों को 3 जिम्मेवारियां पूरी करनी होती थी। वे सम्राट के दरबार में स्वयं उपस्थित होकर सम्मान निवेदन करते, नजराना चढ़ाते और विवाहार्थ अपनी पुत्री समर्पित करते थे। इनके बदले उन्हें अपने क्षेत्र पर अधिकार का शासन पत्र या सनद मिलता था। जरूर छाप वाले राजकीय मुहर जिन शासन पत्रों या सनद पर होता था वे सामंतों से जारी किए गए प्रतीत होते हैं। भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ ढक्कन में सातवाहनों ने किया और गुप्तकाल में खासकर मध्य प्रदेश में तो यह समान परिपाटी बन गई। जो ग्राम दे दिए जाते थे उनमें राजा के अधिकारियों और अमलों का प्रवेश करने का हक नहीं रहता था। अनुदान भोगी अपराध कर्मियों को सजा भी दे सकता था। गुप्तों के राजनीतिक प्रणाली सामंती पद्धति है। व्यापार और कृषि मूलत अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से गुप्तकालीन आर्थिक जीवन की झलक मिलती है। फाहियान बतलाता है कि मगध नगरों और धनवानों से भरा पूरा था और धनी लोग बौद्ध धर्म का संरक्षण करते थे और उसके लिए दान देते थे। प्राचीन भारत में गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। गुजरात विजय के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्के खूब चलते थे। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम पैदा करने की कला सीख ली। गुप्त काल में विशेषतः मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय घटना हुई, जो यह थी कि ब्राह्मण पुरोहितों का भूस्वामी के रूप में उदय, जो किसानों के हितों के विपरीत था। ब्राह्मण पुरोहितों को दान में जो भूमि दी जाने लगी, उससे अवश्य ही बहुत सी पड़ती जमीन आबाद हुई, लेकिन यह अनुदान भोगी वर्ग स्थानीय जनजातीय किसानों के मत्थे पर ऊपर से लाद दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उन किसानों की हैसियत नीचे गिर गई। मध्य और पश्चिम भारत में किसानों से बेदार भी लिया जाने लगा। मध्य भारत के जनजातीय इलाकों में ब्राह्मण अनुदान भोगियों ने बहुत सारी पड़ती जमीन तो आबाद कराया और खेती की अच्छी जानकारी प्रचलित थी।
ब्राह्मणों की श्रेष्ठता दुप्त ताल में मजबूत हुई। ब्राह्मण दुप्त वंशियों तो क्षत्रिय मानने लगे, जबकि वे मूलतः वैश्य थे। ब्राह्मणों ने दुप्त राजाओं तो देवताओं के दोनों से अलंकृत रूप से चित्रित किया। ब्राह्मणों ने बहुत से विशेषाधिकार अर्जित किए, जो लगभग 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में गिनाए गए हैं। वर्ण अधीनत जातियों उपजातियों में बट गए। इसके 2 कारण हैं। पहला, भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का हर समूह एक खास जाति समझा जाने लगा। चूँकि विदेशी लोग विजेता के रूप में आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला। हूण लोग 5वीं सदी के अंत होते होते आए। अंततः राजपूतों के 36 कुलों में से एक कुल के मान लिए गए। आज भी हूण उपाधि वाले राजपूत मिलते हैं। जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों का ब्राह्मण समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीच कुल का माना गया और हर जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुआ। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति सुधरी। अब उन्हें रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। वे अब कृष्ण नामक देवता की पूजा भी कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिला। इन धर्मों में अवश्य ही पुरोहितों को दक्षिणा प्राप्त होती थी। ये सभी शूद्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार के ही परिणाम थे। 7वीं सदी से उनकी पहचान मुख्यतः त्रिशत के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के 3 वर्णों के वास्ते खटने वाला सेवक के दास और कृषि मजदूर के रूप में ही होता था। गुप्त काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। समाज में चंडाल बहुत ही पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी से ही दिखाई देते हैं। फाहियान ने लिखा है कि चंडाल गांव के बाहर ही बसते थे और मांस का व्यवसाय करते थे। जब कभी वे नगर में प्रवेश करते, उच्च वर्ण के लोग उनसे दूर ही रहते, क्योंकि वे मानते थे कि चंडालों के स्पर्श से शरत अपवित्र हो जाती है। गुप्त काल में स्त्रियों को भी रामायण महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और उनके लिए कृष्ण का पूजन विहित किया गया। पति के मरने पर उसके पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में 510 ईस्वी में मिलता है। उच्च वर्ण की स्त्रियों की पराधीनता का मुख्य कारण यह था कि वे जीवन निर्वाह के लिए पूर्णतः अपने पतियों पर आश्रित रहती थी। उन्हें स्वामित्व अधिकार नहीं था, लेकिन विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान स्त्रीधन होते थे। 6ठी सदी के स्मृतिकार तात्यायन को कहना है कि स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी या गिरवी रख सकती थी। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना बहुत घट गया। तो आज हमने हिस्ट्री वन लाइनर पार्ट था, इसमें गुप्त काल के बारे में जाने। और फिर आज का जो डे है 10 दिसंबर, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए। मानव अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आज 10 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र सामान्य महासभा ने मानवाधिकार तो अपनाने की घोषणा की थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा 1950 में हुई। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और भेदभाव को रोकना है। मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिनकी वजह से मनुष्य को नस्ल, रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता और अन्य विचारधारा आदि के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इस वर्ष का थीम जो है कोरोना से प्रभावित वंचित लोगों, बच्चों और महिलाओं के जीवन में फिर से मानव अधिकारों को सुनिश्चित कैसे किया जाए उस पर आधारित है। तो आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा इस पर ज़रूर आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करें। धन्यवाद।